अलाउंसेस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अलाउंसेस कवर है सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 के, और ये पार्ट है सैलरीज चैप्टर का ही। सैलरी के अंदर जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी, 4 चीज़ें इंपॉर्टेंटली कवर हो जाती हैं: सैलरी, प्रॉफिट अगेंस्ट सैलरी, अलाउंसेस एज वेल एज परक्विजिट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अलाउंसेस के बारे में। अगर सिंपली हम बात करें अलाउंसेस का मतलब क्या है, तो जैसे कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, इट मीन्स टू अलाउ। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉसेज एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, सम अलाउंसेस, समथिंग इज बीइंग अलाउड, सम अलाउंसेस इज बीइंग प्रोवाइडेड। ठीक है, it means any amount or sum which is allowed regularly in or consistently. सो बेसिकली अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो 3 कैटेगरीज के अलाउंसेस हैं हमारे पास। वो अलाउंसेस जो फुली एग्जम्प्ट हैं, सारे के सारे ही एग्जम्प्ट हैं। वो अलाउंसेस जो फुली ही टैक्सेबल हैं, सारे के सारे ही टैक्सेबल हैं। और वो अलाउंसेस जो पार्शली टैक्सेबल हैं और पार्शली एग्जम्प्ट हैं। सो हमारे पास 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज आ गई अलाउंसेस की। फुली एग्जम्प्ट, जो सारे के सारे ही एग्जम्प्ट हैं, जो सैलरी में ऐड नहीं करने। देन फुली टैक्सेबल, वो अलाउंसेस जो सारे के सारे ही टैक्सेबल हैं, वो हमने सैलरी में से अलग कंसीडर नहीं करने, वो सैलरी का ही पार्ट माने जाएंगे। और तीसरे पार्शली टैक्सेबल एंड पार्शली एग्जम्प्ट, वो जिनमें से कुछ एग्जम्प्ट हैं और कुछ टैक्सेबल हैं, या जिनका कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट है, पोर्शन एग्जम्प्ट है, और कुछ अमाउंट पोर्शन जो है उनका टैक्सेबल माना जाएगा। अब फुली एग्जम्प्ट अलाउंसेस की बात करें तो इनमें से बेसिकली कौन कौन से आ जाते हैं। इनमें फंडामेंटली एक तो ध्यान में रखना, जो कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को समट्री अलाउंसेस मिलता है, या HRA हाउस रेंटल अलाउंस मिलता है, घर की बजाय घर के अमाउंट की कंपनसेशन मिलती है, वो आएंगे फुली एग्जम्प्ट अमाउंट में। वो सारे के सारे फुली एग्जम्प्ट क्वालिफाई करते हैं। सिमिलरली अगर कोई फॉरेन अलाउंस दिया है गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को, किसी एम्प्लॉयज़ की फॉरेन कोई वीज़ा एम्बेसडर है, हाई कमिश्नर है, कोई और फॉरेन ऑफ सर्विस के स्टाफ है, या कोई मिनिस्ट्री के स्टाफ हैं, या कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं, कोई सोल्जर है जिसको बाहर इंडिया से पोस्टिंग दी गई है गवर्नमेंट की जॉब पे, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे, तो उनको जो फॉरेन में अलाउंसेस मिलेंगे कोई खर्चे गिरने के लिए या कोई भी रिलेटेड पर्पज़ के लिए, तो वो सारे के सारे अलाउंसेस जो हैं वो एग्जम्प्ट हैं, वो टैक्सेबल नहीं है, उनको हम सैलरी के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। देन दूसरी कैटेगरी जो हमने बात की, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। अब फुली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल DA, जो महंगाई भत्ता मिलता है, जो महंगाई बढ़ने पे आप सुनते होंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का DA बढ़ गया, 150% हो गया, 140% हो गया, 150% हो गया, 160% हो गया, वट एवर इट इज़। ठीक है, सो जो महंगाई भत्ता है जिसको DA बोला जाता है, वो जो है पूरे का पूरा टैक्सेबल है, वो जितना भी मिले वो सैलरी का ही हिस्सा माना जाएगा। देन कोई ADA एडिशनल DA मिल गया, कोई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस मिल गया, ये सारे के सारे जो है बेसिकली DA और ADA ये कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ ही रिलेटेड हैं। ये महंगाई जो हम शब्द यूज़ करते हैं महंगाई भत्ता, ये उसी का पार्ट है, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। देन कोई इंटरिम रिलीफ मिल गया, देन all of these categories, they are basically considered nothing but they are sort of considered being as additional salary. So इनको हम अलग नहीं मानते, हम मानते हैं कि ये सैलरी का ही पार्ट है, सैलरी ही है, बट उसको किसी दूसरी फॉर्म में दिया जा रहा है, DA की फॉर्म में या कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस के फॉर्म। दूसरा फॉर एग्जांपल सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो गया, किसी दूसरी जगह शहर में पोस्टिंग कर दी गई और वो दूर दराज का इलाका है, तो उसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिला उस दूर दराज के इलाके में जाने के लिए। फॉर एग्जांपल जो हमारे डिफेंस वाले लोग होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनको हिल कंपनसेटरी अलाउंस भी होता है जब उनको पहाड़ी इलाकों में भेजा जाता है, एंड सो ऑन। डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस भी होता है, फॉर एग्जांपल उनको जम्मू कश्मीर में या अरुणाचल प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में जहाँ कोई नक्सलिज्म का इशू है, या कोई भी जैसा जहाँ पर स्टेबिलिटी पीस नहीं है उस इलाके में भेजा जाए, तो उनको डिस्टर्ब्ड एरिया का अलाउंस, एंड सो ऑन, बहुत ऑल अलग अलग कैटेगरी के अलाउंसेस हैं। देन कोई लंच अलाउंस है, टिफ़न अलाउंस मिल रहा है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है, ओवर टाइम अगर आप कर रहे हो उसका अलाउंस मिल रहा है, कोई फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, कोई डेपुटेशन पे आपको भेजा गया, मतलब आप जॉब करते हो एक डिपार्टमेंट में पर आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम के लिए भेजा गया, डेप्यूट कर दिया गया, तो उस डेपुटेशन का अगर कोई अलाउंस मिल रहा है वो भी पूरे का पूरा टैक्सेबल माना जाएगा। कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में हमने सैलरी का ओवरऑल स्ट्रक्चर किया था जहाँ पर ये 4 कंपोनेंट्स की बात की थी,
अलाउंसेस, परक्विजिट्स, प्रॉफिट और सैलरी, तो वहाँ पर हमने नीचे किया था सेक्शन 16 डील करता है एंटरटेनमेंट अलाउंस से, ठीक है। और एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है सैलरी चैप्टर के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को माफ़ है, उनके केस में एग्जम्प्ट है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है तो उनके केस में वो पूरे का पूरा टैक्सेबल है, वो उस पूरे को उसकी सैलरी अमाउंट में ऐड करेंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर वो माफ़ है, फिर उसको ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज हम उसको ऐड करेंगे। कुछ और रिलेटेड अगर हम बुनियादी पॉइंट्स की बात करें तो डीए जो हमने बात की, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, इट इज़ ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सैलरी ओनली फॉर कैलकुलेटिंग। डीए किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है? डीए यूज़ किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग सैलरी, फॉर प्रोविडेंट फंड पर्पजेज, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, फॉर कैलकुलेटिंग एचआरए, फॉर कैलकुलेटिंग योर बोनस, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। सो जब हम सैलरी चैप्टर के अंदर ही ये सारी चीज़ें करेंगे, जब हम प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे, अगर हम प्रोविडेंट फंड कंप्यूट करना है, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में हमने प्रोविडेंट फंड की इलस्ट्रेशन भी की थी। सो अगर हम प्रोविडेंट फंड की कंप्यूटेशन की बात कर रहेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिली है, एक परक्विजिट है, उसकी वैल्यू निकालनी होगी, हाउस रेंटल अलाउंस की वैल्यू निकालनी होगी, वैल्यू बोनस का अमाउंट निकालना होगा, ग्रेचुटी की बात कर रहे हैं, कोई लीव एनकैशमेंट मतलब लीव्स अलाउड थी, उस पर्सन ने नहीं ली तो उसके अगेंस्ट में उसको जब वो रिटायरमेंट ले रहा है कुछ कितने दिनों की कैश ले सकता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में क्या होता है कि पूरे सर्विस के दौरान जितनी वो सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं 25-30 साल, तो उस दौरान पूरी उनको 300 दिन की अलाउड है। 300 दिन तक अगर उन्होंने छुट्टियां नहीं ली, हर साल फॉर एग्जांपल उनको 30 डेज़ की लीव है, उसके बाद और अलग अलग कैटेगरीज की लीव्स भी हो जाती हैं। तो अगर वो 3 लीव्स हैं हर साल और उस पर्सन ने छुट्टी ली नहीं कोई, ठीक है, तो टोटल अगर उसने सर्विस में कोई भी छुट्टी नहीं ले, अगर हम कहें 15 साल, ठीक है, सो वो 450 अप्रॉक्सीमेटली या उससे ज़्यादा 500 छुट्टियां हो गई, हम कंसिडर कर लें, जो उसने नहीं अवेल की। तो उसके पास क्या प्रोविज़न है, जब वो रिटायरमेंट हो रहा है तो उसको 300 छुट्टियां तक वो अलाउड है। 300 छुट्टियों का जो उसको सैलरी है उस हिसाब से कैश उसको मिल जाएगा। उसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। जो लीव आपने नहीं अवेल की उसके बजाय आप कैश ले लो, तो अगर उसकी वैल्यू निकालनी है या कुछ और रिटायरमेंट बेनिफिट्स लगा लें, इन सारी चीज़ों के केस में, इन सारे के सारे कैटेगरीज के केस में जब हम बात करेंगे तो डीए को, अगर डीए अलग मेंशन होगा सैलरी से कि बेसिक सैलरी अलग है, डीए अलग है, कुछ और एचआरए अलग है, तो हम जो डीए है उसको सैलरी का पार्ट मानेंगे, ठीक है, इन सब की कंप्यूटेशन के दौरान। फर्दर मोर अगर हम बात करें, अगर कहीं शब्द मेंशन होंगे इस क्वेश्चन में कि डीए एंटर्स इनटू पे, तो उस केस में हम डीए को एक अलाउंस नहीं मानेंगे, बल्कि हम डीए को मानेंगे कि वो सैलरी का ही हिस्सा है। उस केस में हम डीए को अलाउंस कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसको सैलरी का ही हिस्सा मानेंगे। अदरवाइज डीए को हम सिंपली अलग चीज़ मानेंगे। अगर इफ इट इज मेंशन इट एंटर्स इनटू पे, तो उस केस में हम उसको मानेंगे पे एंड नॉट अलाउंसेस। तो इसी के बारे में अगर बात करते हैं, तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास आ गई वो है पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस। वो अलाउंसेस जो कुछ टैक्सेबल हैं, कुछ नहीं है, या कई केसेस में उनका कुछ अमाउंट तक टैक्सेबल है, कुछ नहीं है। तो उनमें से प्रोमिनेंट कौन कौन से आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है एचआरए, हाउस रेंटल अलाउंस। अब कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर जो है वो खुद आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं देता। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही एम्प्लॉयज़ के रहने के लिए रेजिडेंशियल घर बनाए हैं उन्होंने। अब वो घर जो हैं वो फिल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है तो उसको वो कोई घर प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि कोई खाली नहीं है। तो अगर वो रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता एम्प्लॉयर, तो कई बार क्या करता है, उसके अगेंस्ट, या रेंट फ्री अकोमोडेशन दे हो या ना हो तभी, तो उसके अगेंस्ट कुछ अमाउंट कैश में दे दिया जाता है। उस जो अमाउंट को कैश में मिलता है उसको बोलते हैं HRA, हाउस रेंटल अलाउंस, और हाउस रेंट अलाउंस, जो अमाउंट दैट इज पेड इन कैश इज नोन एज HRA। अब जो HRA है, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, जैसे कि हमने बात की, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए सॉर्ट ऑफ फ्री है, कुछ अमाउंट ही टैक्सेबल है अगर वो लिमिट से ज़्यादा है तो, अदरवाइज एग्जम्प्ट है बिल्कुल। तो अलाउंस अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनके लिए तो पूरा के पूरा टैक्सेबल है। अगर जो अलाउंसेस जो हैं अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14(1) ऑफिशियल अलाउंसेस जो माने जाते हैं वो अगर मिल रहे हैं तो वो जो हैं वो
पार्शली टैक्सेबल हैं। फॉर एग्जांपल हेल्पर कोई मिल रहा है, हेल्पर का अलाउंस होता है, यूनिफॉर्म का अलाउंस होता है, एकेडमिक अलाउंस होता है, कन्वेंस आने जाने का अलाउंस होता है, टीए होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, लिमिट्स होती हैं कि कितना दिन में ट्रैवल करने का या कितना अमाउंट जो है वो मंथली बेसिस पे अलाउड है या नहीं है। देन डेली अलाउंसेस हो गया, देन वो सारे के सारे ऑफिशियल अलाउंसेस आते हैं और वो पार्शली टैक्सेबल होते हैं। सिमिलरली जो अलाउंसेस कवर्ड हैं अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14(2) क्लॉज 2, उसमें कौन से आ जाते हैं, वो पर्सनल कैटेगरी के अलाउंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था हाई एल्टीट्यूड अलाउंस हो गया, कोई पहाड़ी इलाकों में पोस्टिंग कर दी गई, स्नो बाउंड एरिया अलाउंस हो गया, ठीक है, कोई और स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस हो गया, बॉर्डर एरिया के कॉन्टेक्स्ट में आ गया, देन ट्राइबल एरिया अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन की एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग अलाउंस हो गया, हॉस्टल का एक्सपेंडिचर अलाउंस हो गया, देन कोई फील्ड एरिया अलाउंस हो गया। ये सारी कैटेगरीज या काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस, बेसिकली डिफेंस के केसेस में ऐसे अलाउंसेस आ जाते हैं, तो उन केसेस में जो अलाउंसेस मिलते हैं पर्सनल अलाउंसेस उनको कहा जाता है और वो भी पार्शली टैक्सेबल होते हैं। सो जो अलाउंसेस एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(14)(1), ठीक है, उनकी तो कोई लिमिट नहीं है कि वो कितने लिमिट तक अलाउड है, कितनी सीलिंग अमाउंट है। हाँ, वो 6 अलाउंसेस कौन से हैं ऑफिशियल वाले जो एग्जम्प्ट हैं ओनली अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और उसके अगर ज़्यादा लिमिट है तो उस केस में वो टैक्सेबल माने जाएंगे। वो है ट्रैवलिंग अलाउंस, जिसकी लिमिट है उतना है तो एग्जम्प्ट, उससे ज़्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल होगा। डेली अलाउंसेस हो गया, कन्वेंस अलाउंस, दिस इज कंसिडर्ड एज ए डिफरेंट फ्रॉम ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये कौन सा होता है कन्वेंस अलाउंस? बेसिकली ये एक्सपेंडिचर होता है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है टू मीट द कॉस्ट ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मिंग ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटी। कोई व्हीकल के रिगार्डिंग कोई भी खर्चा करना है तो वो चीज़। देन हेल्पर के अगर रिगार्डिंग कोई अलाउंस मिल रहा है, एकेडमिक अलाउंस, कोई अपने वर्कशॉप लगानी है, रिसर्च ट्रेनिंग की, सेमिनार करने हैं एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशनल के, उस यूनिफॉर्म के अलाउंसेस, यूनिफॉर्म मिल गई बैंक वालों को या मिलिट्री वालों को। तो ये जो 6 कैटेगरी के अलाउंसेस हैं बेसिकली जो है दे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए होते हैं। जो ऊपर वाला हमने पहला पार्ट में मेंशन किया है दिस कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस, और ये अब एक्चुअल एक्सपेंडिचर तक एग्जम्प्ट है और अगर उससे ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल सारे का सारा पार्ट माना जाएगा। अब अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है तो देन वी कंसिडर इट फुली एग्जम्प्ट, एल्स इफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन मैंशनड कि इतना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, तो जो अमाउंट ऑफ ओनली दैट एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज एग्जम्प्ट, और जो बाकी का अमाउंट मिल रहा है तो वो सारे का सारा टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल अमाउंट है 10,000, ठीक है, और एक्चुअल खर्चा गया 8,000, तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वही एग्जम्प्ट होगा, और जो डिफरेंस है मिला 10,000 खर्चा 8,000, तो जो 2,000 है वो जो है वो आपका टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया पार्शली टैक्सेबल के केस में। अब हम अगर बात करें तो दूसरे अलाउंसेस कैटेगरी की, जो पर्सनल अलाउंसेस हमने बात की सेक्शन 10 से सेक्शन 14(2) के अंदर, जो गवर्नमेंट की लिमिट्स फिक्स्ड हैं सिर्फ वही देखनी है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं देखना कि वो कितना हो रहा है। जो सीलिंग्स हैं, जो लिमिट्स हैं, हमने सिर्फ वही उन्हीं को प्रिस्क्राइब करना है। इसमें कौन कौन से आते हैं? एजुकेशनल अलाउंस 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 2 बच्चों के लिए अवेलेबल है, मतलब साल के कितना हो गया, एक बच्चे का 1200, 2 बच्चों का 2400 रुपये। सो फॉर ईयरली बेसिस इट इज़ 2400 दैट इज़ अलाउड। देन अगर हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस की बात करें 300 पर मंथ अलाउड है पर चाइल्ड, और कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए। ठीक है। देन ट्राइबल एरिया अलाउंस की बात करें तो 200 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 2400 अ ईयर। अंडरग्राउंड अलाउंस की बात करें तो 800 रुपीज़ पर मंथ। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 800 रुपीज़ पर मंथ और एट द रेट 1600 रुपीज़, बट 1600 किन के लिए? अगर कोई हैंडीकैप्ड है उसको 1600, अदरवाइज 800 रुपये पर महीना। जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के, उसके केस में क्या है? 70% ऑफ अलाउंस दैट इज एक्चुअली बीइंग गिवन और एट द रेट ₹10,000 पर मंथ, दोनों में से जो भी कम हो, चाहे वो एक्चुअल जो मिल रहा है 70% ऑफ अलाउंस वो, या फिर 10,000 रुपये, दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो कंसिडर की जाएगी।
बॉर्डर का एरिया अलाउंस, अगर बॉर्डर एरिया में पोस्टिंग है तो स्पेशल अलाउंस को मिल रहा है। काउंटर इंसर्जेंसी के केस में तो वो हाई एल्टीट्यूड हिल या कंपनसेटरी अलाउंस जैसे हमने बात की, या कोई एक्स चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी को अलाउंस मिलता है, तो उन केसेस में, इन सब केसेस में ये जो एम्प्लॉयज़ हम कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस की बात कर रहे हैं, ये हैं दोज हु आर पार्शली टैक्सेबल अंडर द टू कैटेगरीज ऑफिशियल अलाउंसेस और दीज कैटेगरीज विच आर अंडर पर्सनल अलाउंसेस। अब अगर हम बात करें तो प्रिंसिपली जो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में वो है हाउस रेंटल अलाउंस, विच इज़ द प्रीमियर और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंट अलाउंस कैटेगरी ऑफ अलाउंस दैट इज़ वर्चुअली अवेलेबल टू ऑल कैटेगरीज ऑफ पर्सनस। कोई भी नौकरी कर रहा है उसको हाउस रेंट अलाउंस ज़रूर मिलेगा या मिलता है, और इसी के बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि इसको क्या प्रोसीजर होता है, क्या इसकी कंडीशनैलिटीज़ हैं, क्या प्री रिक्विजिट्स एंड सो ऑन। तो इसको देखते हैं। हाउस रेंट अलाउंस जो हम बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की, ये एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर, बट एब्सोल्युटली नहीं, टू द फॉलोइंग एक्सटेंट एंड प्रोवाइडेड द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज एक्चुअली बीइंग इनकर्ड। ठीक है ना। सो अगर तो आपने खुद के घर में ही रह रहे हो, आपको कैश मिल रहा है, तो सारे का सारा आपकी सैलरी में ऐड होगा ही होगा, जितना भी मिल रहा है वो। ठीक है। और ये जो हम 3 कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? अगर इफ़ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज ऑन रेंट, मतलब आप एक्चुअल में किराए पे खर्च कर रहे हो, आप रेंटेड अपार्टमेंट में घर में रह रहे हो, तो द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन है वो इन तीनों में से कोई मिनिमम जो भी वैल्यू आएगी वो कंसिडर की जाएगी। कौन कौन सी? या तो जो एक्चुअल HRA आपको मिल रहा है, या 40% ऑफ सैलरी इन एनी अदर सिटी, और अगर हम मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई की बात कर रहे हैं तो 50%, और रेंट जो पे किया जा रहा है -10% ऑफ सैलरी, ये जो अमाउंट आए। सो इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एग्जम्प्टेड अमाउंट। ठीक है। और जब हम यहाँ पर सैलरी टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी सैलरी यूज़ हो रहा है, तो सैलरी का मतलब क्या सिंपल सैलरी या कुछ और? जैसे हमने डीए के केस में बात किया कि डीए ऐड करेंगे अगर एंट्रेंस इनटू पे, या हमने पीएफ के केस में बात किया था सैलरी प्लस कमीशन किया था। सो जब हम एचआरए के केस में सैलरी बोलेंगे तो सैलरी का मतलब सिंपल सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए विच एंटर्स इनटू पे plus any commission which is based on turnover. So for salary purpose, for deciding salary, these 3 elements are to be considered: basic salary plus DA which enters into pay, and any commission based on turnover being achieved or accomplished. For HRA exemption, salary shall always be taken on due basis. जब salary due हो जाए तब हम उस केस में उसको लेते हैं। ठीक है जी। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HRA रूल, और रूल ऑफ हाउ टू सी और द कंडीशनैलिटीज फॉर डिसाइडिंग एग्जम्पशन लिमिट ऑफ HRA। सो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा HRA का? अगर हम बात करें तो टैक्सेबल अमाउंट होगा जो एक्चुअल में उस पर्सन को HRA मिल रहा है माइनस एग्जम्प्ट अमाउंट। एग्जम्प्ट अमाउंट कौन सा होगा? इन तीनों कंडीशंस में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी हमारी एग्जम्प्ट अमाउंट, उसको माइनस करेंगे किस में से? एक्चुअल जो अमाउंट मिल रहा है, और रिमेनिंग विल बी टैक्सेबल HRA, द अमाउंट ऑफ HRA दैट विल बी टैक्सेबल। अब कौन से केसेस हैं जब HRA सारे का सारा ही टैक्सेबल होगा? उसमें हम कंप्यूटेशन मिनिमम नहीं करेंगे। अगर अपने घर में आप रह रहे हो तो आपको सारे का सारा जो HRA मिल रहा है सारे का सारा ही टैक्सेबल है, कोई आप उसमें से एग्जम्पशन नहीं लगा सकते। या एम्प्लॉय घर में रहा है जहाँ पर वो रेंट पे कर ही नहीं रहा, फॉर एग्जांपल अपने अंकल के घर, कोई रिलेटिव के घर जहाँ पर वो रेंट ही नहीं पे कर रहा, या आप किसी अरेंजमेंट में किसी तरह से रह रहा है और कोई रेंट नहीं पे कर रहा, और इफ़ रेंट पेड डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ सैलरी। सो अगर जो रेंट पे किया जा रहा है वो सैलरी का 10% से कम है, तो उस केस में HRA जो है वो आपका सारे का सारा ही टैक्सेबल होगा, कोई भी एग्जम्पशन अमाउंट आप उसमें से नहीं निकाल सकते। ठीक है। अब कौन से केसेस हैं जब HRA पूरे का पूरा ही एग्जम्प्ट है, पूरे का पूरा ही माफ़ है? वो केसेस हैं अगर HRA मिल रहा है जजेस को, ऑनरेबल जजेस को, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और HRA की जो एग्जम्पशन है दैट शेल बी अवेलेबल इवन इफ एम्प्लॉयज लिविंग इन अ रेंटेड हाउस एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ हिज और हर एम्प्लॉयमेंट। तो चाहे उसकी जॉब है से
मुंबई में, और वो रह रहा है रेंट के घर में पुणे में, ठीक है, और पुणे से वो आना जाना करता है मुंबई, तो चाहे वो नौकरी उसकी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मुंबई है, बट अगर वो पुणे में भी रह रहा है तो तब भी उस केस में एग्जम्पशन एचआरए की अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है मैंडेटरी कि उसको उसी शहर में रहना है, उसी सिटी में रहना है जहाँ पर वो जॉब उसकी है डेजिग्नेटेड। अब हम दो एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशन करेंगे जिससे हम कि ये एचआरए का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझेंगे। पहला केस है, हम एचआरए कैलकुलेट करेंगे फॉर मिस दीक्षा, सम मिस दीक्षा XYZ, अ फिक्टिशियस पर्सन, जिनकी सैलरी हमें गिवन है 28,000 रुपीज़ पर मंथ, डीए हमें गिवन है ₹10,000 पर मंथ, डीए हमें गिवन है उनका ₹10,000 पर मंथ, और बोनस उनको मिलता है 28,000 रुपये पर एनम के बेसिस पे। और जो मिस दीक्षा हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हैं और उनको कोई रेंट पे नहीं करती वो, एंड शी इज़ गेटिंग एचआरए एट द रेट ₹10,000 पर मंथ फ्रॉम हर कंपनी। सो उसकी सैलरी 28,000 है, डीए 10,000 मिलता है, बोनस है 28,000, और एचआरए है 10,000 रुपया उसको कंपनी की तरफ से मिल रहा है। फ्रॉम 1 दिसंबर 2019 वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई जहाँ पर वो 15,000 रुपये किराया उस रेंट अपार्टमेंट का दे रही है, और उसी मंथ से, उसी डेट से 1 दिसंबर से ही उसकी कंपनी ने उसका एचआरए भी बढ़ा दिया और वो हो गया 10,000 से 12,000 रुपये। सो वी नीड टू कैलकुलेट एचआरए दैट शैल बी इंक्लूडेड इन हर सैलरी इनकम। तो आइए देखते हैं कि इस केस में हम कैसे कंप्यूटेशन करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे एचआरए मिस दीक्षा के लिए क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें एचआरए की, ठीक है जी, एचआरए हम से हमारे पास ये डेट गिवन है 1 दिसंबर 2019, ठीक है। सो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उसका प्रीवियस ईयर 2019-20 के लिए हम उसका एचआरए फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सो एचआरए की अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर को जो दीक्षा है वो एक रेंटेड घर में शिफ्ट हुई हैं। उससे पहले वो कहाँ रह रही थी? शी वॉज लिविंग विद हर पेरेंट्स, ठीक है, शी वॉज लिविंग विद हर पेरेंट्स, सो विदाउट पेइंग एनी रेंट। अपने पेरेंट्स को तो वो कोई रेंट नहीं पे कर रही थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रही थी। सो जब आप खुद के घर में रह रहे हो तो एचआरए सारे का सारा टैक्सेबल होता है। सो एचआरए फॉर द पीरियड 1 April 2019 to 30th November 2019, ठीक है, ओन हाउस, शी वॉज लिविंग इन हर ओन हाउस। सो अगर इसकी बात करें तो उस टाइम पे उसको एचआरए कितना मिल रहा था कंपनी की तरफ से? 10,000 रुपीज। सो अमाउंट शैल बी ₹10,000 multiply by how many months are going to be there? That is going to be 8 months. So that is going to be 80,000, ठीक है जी। अब HRA फॉर रेंटेड अपार्टमेंट, वो कौन सी पीरियड से होगा? 1/12/2019 से 31 मार्च 2020 तक, ठीक है जी। उस केस में वो एक्चुअल में रेंटेड अपार्टमेंट में रह रही हैं, ठीक है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जब वो खुद के घर में रह रही थी वो तो सारे का सारा ही टैक्सेबल है, उसकी सैलरी में ऐड करेंगे ही करेंगे। जब वो रेंटेड अपार्टमेंट में रह रही थी, वो जो कि था दिसंबर का मंथ, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि उसको सबसे पहले एक्चुअल कितना मिल रहा था, उसको कितना मिला? 12,000। सो शी वॉज गेटिंग 12,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 48,000, ठीक है जी। अब इसमें से हम लेस क्या करेंगे, वो जो 3 कंडीशंस हमने करी हैं, ये 3 कंडीशंस में से मिनिमम वैल्यू, एक्चुअल रिसीव्ड 40% ऑफ सैलरी,
और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. सो वी प्रिज्यूम शी इज लिविंग इन अ सिटी विच इज़ नॉट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, सॉरी, राइट नाउ. ठीक है. सो हम क्या करते हैं, हमने तीनों में से मिनिमम 3 कंडीशंस में से कंडीशंस में से जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो उसको करना है एग्जम्प्ट. ठीक है, वो अमाउंट कर देना है दीक्षा को एग्जम्प्ट. अब आइए उन तीनों को देखते हैं, हम उन तीनों का अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे. वो तीनों अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड. अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर हम जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वो 4 मंथ का ही कंसिडर करेंगे, जो कि क्योंकि जो पहले अप टू 1 दिसंबर पीरियड था जो हमने पीछे किया 80,000, वो तो सारे का सारा उसको टैक्सेबल है, वो तो हमने 80,000 उसमें ऐड ही कर दिया सैलरी में. ठीक. सो ये हम सिर्फ 4 मंथ का देखेंगे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फॉर 4 मंथ. कितना रेंट मिल रहा था उसको, 12,000 कर दिया था उन्होंने, उसके एम्प्लॉयर ने. फॉर 4 मंथ इट इज 48,000. दूसरी क्या है ऑप्शन, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. और अभी हमने रूल में बात करी सैलरी का मतलब क्या होगा. ठीक है, एक्चुअल रेंट कितना पे कर रही है वो, 15,000 4 महीनों के लिए. सो इट टर्न्स आउट टू बी 60,000 जो वो पे कर रही है. ठीक है, जब रेंट पे रह रही है वो पे 15,000 कर रही है ना, कंपनी 12,000 दे रही है पर वो तो 15,000 पे कर रही है. सो रेंट पे कितना किया, 15,000 इंटू 4 मंथ 60,000. ठीक है, माइनस 10% ऑफ सैलरी. अब सैलरी जो है इस केस में हम क्या कंसिडर करेंगे, कितना जो अमाउंट है हम उसका टोटल सैलरी का जो है कंसिडर करेंगे. सैलरी जो है इस केस में हम उसकी कंसिडर करेंगे ओवरऑल सैलरी प्लस डीए प्लस बोनस जो हमने बात करी. तो सैलरी कितनी थी उसकी, हर जो थी सैलरी वॉज, हाउ मच वॉज द सैलरी दैट शी वॉज हैविंग, 28,000 रुपीज इंटू 12, हाउ मच इज द अमाउंट, 3,36,000. ठीक है जी, ये हो गया उसकी सैलरी. ठीक है, उसके बाद डीए कितना था उसका, एट द रेट ₹10,000. तो साल का कितना हो गया डीए, 1,20,000. बोनस कितना था उसके पास, 28,000. आई गेस बोनस उसको कितना मिला था उसको टोटल बोनस, बोनस उसका था 28,000 रुपये, क्वेश्चन में मेंशन था आई गेस. सो बोनस दैट शी गेट्स इज इक्वल टू 28,000 रुपये. ठीक है जी, ये 3 चीजें हो गई हमारे पास. ठीक, रहा है जो रेंट वो पे कर रही है 15,000. ठीक है, और 4 मंथ का दैट इज 60,000 रुपीज. अब 10% ऑफ सैलरी की अगर हम बात करें तो वो क्या निकालेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में था सैलरी 28,000 के हिसाब से, डीए दिस एंड बोनस दिस. बट जब हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी सैलरी फॉर दिस पर्पज इंक्लूड सैलरी प्लस डीए विच एंटर्स इन टू पे एंड कमीशन, बोनस मेंशन्ड नहीं था. डीए कौन सा कंसीडर करना है, विच एंटर्स इन टू पे, एंड दिस डीए डज नॉट मेंशन, द क्वेश्चन डज नॉट मेंशन दिस डीए एंटर्स इन टू पे. सो हम क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ सैलरी. बट हम सैलरी पूरे की पूरे साल की कंसीडर नहीं करेंगे, 10% ऑफ सैलरी. एग्जम्पशन के लिए हम कौन सा पीरियड कंसीडर करेंगे, जब वो एक्चुअल रेंटल पे रही है. सो 28,000 रुपये उसकी सैलरी है. सो वो कब से उसने रेंट पे रहना शुरू किया गया है, 1 दिसंबर 19 से लेके 31 मार्च 20 तक, 4 मंथ. So 28,000 into 4 that will be 1,12,000. ये इसका 10% निकालेंगे हम. दिस सैलरी, सैलरी मीन्स
दिस सैलरी अमाउंट नॉट बोनस, बोनस नहीं आता। डीए कौन सा आता है, विच एंटर्स इनटू पे, बोनस की जगह क्या आता है, कमीशन अगर होता तो हम ऐड करते, और अगर डीए एंटर्स इनटू पे होता तो वो भी ऐड करते थे। सिर्फ सैलरी देखेंगे, सैलरी कौन सी, कितने महीनों की, इस पूरे साल की नहीं, क्योंकि 8 महीनों का तो हम टैक्सेबल एचआरए पहले ही बना चुके हैं जब वो अपने घर में रह रही थी, तो उसके केस में तो ये करनी नहीं। ये 3 कंडीशंस कौन सी हम कर रहे हैं, ये 3 कंडीशंस हम चेक कर रहे हैं जब वो एक्चुअल में रेंटेड अपार्टमेंट में रह रही है, जब हमने एक मिनिमम अमाउंट जो है वो एग्जम्प्ट करना है 3 में से। वो 3 कंडीशंस हमारी कौन कौन सी हैं, एक्चुअल रेंट जो रिसीव कर रही है वो कितना है, 12,000 इंटू 4 मंथ्स, 4 महीनों का ही एक्चुअल रेंट अब रिसीव कर रही है ना। जो बाकी का हमारे पास था उसका एक्चुअल रेंट, वो तो हमने सारे का सारा ये ऐड कर दिया 8 महीनों का, तब 10,000 मिलता था, और 12,000 कब मिला, 1 दिसंबर से। तो एक्चुअल रेंट अगर हम बात करें वो 4 महीनों का 12,000 के हिसाब से इतना, या सेकंड कंडीशन है रेंट जो वो पे कर रही है, पे कितना कर रही है, 15,000 इंटू 4 मंथ 60,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या आएगा, डीए नहीं आएगा क्योंकि एंटर्स इनटू पे नहीं है, बोनस नहीं आता, कमीशन होता तो आता। सैलरी, सैलरी कौन सी, जो जितने महीने वो रेंट पे रह रही है, 28,000 सैलरी हर मंथ इंटू 4 इज 1,12,000, इसका 10%, इसका 10% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो अमाउंट आएगा। सो हमारे पास हो जाएगा 60,000 माइनस इसका 10% बात करें तो 11,200 रुपये। सो हमारे पास रफली जो नेट अमाउंट आ गया वो हो गया 48,800 रुपीज़। ठीक है, सो पहली वैल्यू ये आई, दूसरी वैल्यू ये आई, ठीक है, और तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, तीसरा जो होता है इसमें वो होता है 40% ऑफ सैलरी if she is living in any other city. Now we presume she is living in, या 50% of salary if she is living in Delhi, Mumbai, Kolkata और चेन्नई. So we presume दीक्षा जो है is living in Mumbai. ठीक है, सो उस केस में 50% ऑफ सैलरी हो जाएगा। सो 50% ऑफ सैलरी कौन सी सैलरी, वही जो हमने बात की सैलरी 28,000 इंटू 4, ठीक है, 4 मंथ्स की ही बात कर रहे हैं, वो कितना आ गया, 1,12,000, इसका 50%, ठीक है। सो इट टर्न्स आउट टू बी हाउ मच इज द अमाउंट, 56,000। सो तीसरा अमाउंट आ गया 56। सो इन तीनों में से, इसमें से, इसमें से और इसमें से, इन तीनों में से मिनिमम जो है, मिनिमम अमाउंट इज एग्जम्प्ट। तो मिनिमम हमारे पास कितना है, 48,000। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास टोटल सारे का सारा मिनिमम अमाउंट जो कि हम एग्जम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एग्जम्प्ट अमाउंट अब कितना आ गया, 48,000। ठीक है जी, अब हमारे पास टैक्सेबल एचआरए कितना होता है, जो हम टैक्सेबल एचआरए बोलते हैं, जो हम टैक्सेबल अगर एचआरए की बात करें, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, सॉरी, टैक्सेबल एचआरए, टैक्सेबल एचआरए कैसे होगा, टैक्सेबल एचआरए हमने क्या कंडीशन करी थी तब, जो एक्चुअल रेंट माइनस लीस्ट एग्जम्प्टेड अमाउंट। ठीक है, अब जो एक्चुअल अमाउंट, कौन सी कंडीशन थी हमारे पास, ये एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्चुअल रिसीव कितना है, उसको 12,000 हुआ, और कितने महीने मिला, 4 महीने। ठीक है, क्योंकि ये तो अलग ही है, ये तो 8 महीने अपने घर में रह रही थी, ये तो इंक्लूड करना ही करना है सैलरी में। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, 12,000 इंटू 4 जो वो एक्चुअल रिसीव कर रही है, दैट इज 48,000 माइनस जो हमने मिनिमम निकाला 48,000। सो टैक्सेबल एचआरए विल बी नील, 0। क्यों, क्योंकि जितना उसको मिल रहा है एचआरए 12,000 के हिसाब से मिल रहा है 1 दिसंबर से, और 4 महीने उसने लिया, तो वो आ गया कितना,
48,000, और उसने मिनिमम अमाउंट जो हमने तीनों कंडीशंस में चेक करके निकाला वो भी कितना आ गया, मिनिमम अमाउंट 48,000 मिनिमम एग्जाम्प्ट था. सो 48,000 माइनस 48,000 व्हाट शी इज गेटिंग इज नील. सो जो हम सैलरी जब उसकी कंप्यूट करेंगे, उसकी सैलरी लिखेंगे, डी लिखेंगे, बोनस लिखेंगे, ठीक है जी. उसके अलावा जब एचआरए पार्ट करेंगे तो एक तो एचआरए ये वाला हो जाएगा, ठीक है, एक तो एचआरए ये ऐड होगा प्लस 80,000 जो है ये तो ऐड होना ही होना है, और दूसरा जो टैक्सेबल पार्ट है वो कितना आ जाएगा, वो आएगा नील. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कंप्यूट एचआरए ऑफ अ पर्सन पर्टिकुलरली विच Diksha in this case, which is residing in a particular city. Say we take the case of Mumbai, basically.